दिमाग लगाकर, आई डोंट रिमेम्बर टेलिंग एनीबडी दिस, एक सर्कल अगर इंस्क्राइब किया है ट्रायंगल में, पहले तो ये वर्ड का मतलब बताओ, इंस्क्राइब्ड, इनसाइड होता है, इंस्क्राइब मतलब जो चीज इंस्क्राइब की है वो इन होगी। सर्कमस्क्राइब है, सर्कम मतलब बाहर होता है, सर्कमस्पेक्ट किया है ना, इंग्लिश अगर हम मीनिंग करके लेते हैं। तो जब इंस्क्राइब किया है तो सर्कल जो है वो ट्रायंगल के अंदर है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब। तो मैंने ये ट्रायंगल लिया रैंडमली और जो सर्कल है वो इंस्क्राइब है। तो बताओ अब ये सर्कल की जो साइड्स, जो ट्रायंगल की साइड्स है वो सर्कल के लिए क्या होगी, टेंजेंट या कॉर्ड? टेंजेंट हुई। तो हमने कैसे मान लिया कि ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है ए बी का। अगर मैंने ये ट्रायंगल एबीसी लिया है तो जिस पॉइंट पर टच किया, पता है बच्चे ने मतलब काफियों ने किया है, ऐसे इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया सेंटर से, जो बिल्कुल ठीक है, ये परपेंडिकुलर तो है ही है ना। तो आपने कैसे कह दिया ओडी बाइसेक्स बीसी, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्स का, कब कहा परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्स टेंजेंट, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्स कॉर्ड तो होता है, टेंजेंट तो कभी नहीं कहा। तो अगर ये चीज सी है तो पेपर में इसको ठीक करो, ये नहीं है। आपके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन आई है इस चीज को प्लीज ठीक करो। इस क्वेश्चन में सीधी सी बात ये थी, ये क्लास में मैंने करवाया हुआ है, एंड समहाउ आई लाइक दिस क्वेश्चन वेरी मच। तो ऐसे वाला क्वेश्चन होता है जो आपका मिड पॉइंट का क्वेश्चन था, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बना है, तो पर्सनली ऐसा क्वेश्चन सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, राइट। और AB की लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर, AC की लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर कुछ नहीं और यूज होगा, लिखो यहाँ पर जो रूल यूज होगा वो क्या है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, राइट डाउन। जिन्होंने भी क्वेश्चन तुमसे नहीं हुआ था ना सॉल्व, ध्यान कर करिए। और ये टेस्ट पेपर कल दोबारा से सॉल्व चाहिए पूरा। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। अच्छा, अब जिस बच्चों ने ये भी यूज किया ना टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, उनको फर्दर यूज करना नहीं आया। देखो ये एक्स और ये एक्स, अच्छा किसने लिखा था यहाँ पे एक्स और यहाँ पे लिख दिया 12 माइनस एक्स, कौन है वो बच्चा? मैंने कहा था मैं नाम लिखूंगी पर मैंने लिखा नहीं, बिस्मीत है, कायशा, ये एक्स और 12 माइनस एक्स लिखा है, इन बिटवीन किया किसने, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं किया, यहाँ पे लिखा है एक्स और यहाँ लिखा है 12 माइनस एक्स। नहीं, किसी ने नहीं है, सबके पेपर चेक करूंगी मैं। तो ये लिया y और ये भी लिया y z। अब आपने दो चीजें जो इंपॉर्टेंट लिखनी है ना, हाँ, इन बिटवीन किया, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं किया ना, इन बिटवीन किया। तो लिखो यहाँ पर स्पेसिफिकली राइट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, राइट डाउन। और एक बात मान लेना, मैथ्स ना लिखे बिना नहीं आती। मैं पेन रख दूं आपको समझाना शुरू करूँ ना, सब सिर के ऊपर से गुजरेगा, सब भाग जाएंगे यहाँ से। तो जब मैं आपको बिना समझाए बिना लिखे समझा नहीं सकती, आप खुद भी बिना लिखे समझ नहीं सकते। मैथ्स सॉल्व करने से आती है, बाकी सब में रट्टा चल जाएगा, मैथ्स पे दिमाग चलना चाहिए, रट्टा नहीं, ठीक है। और वो दिमाग तभी चलता है जब ये पेन चलता है। समझ में आ गई बात? ये जब भी मैथ सॉल्व करनी है, कोई भी चीज समझ नहीं आती ना, स्टार्ट राइटिंग, प्रो टिप है ये। चलो यहाँ से अब आपके पास आ गया x प्लस वाई इज 8, x प्लस जेड इज 12, y प्लस जेड इज 10। अब जब भी ऐसे साइकिल में इक्वेशंस घूम जाती है ना, तब क्या करते हैं इसमें? हाँ जी कबीर, क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन। और देखो एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड, ऐसी चीजों में ना इनको साइक्लिक एक्सप्रेशंस कहते हैं, इनको ना साइक्लिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। बात मान लेना, एक बार बात सुन लेना, जब आपके तीन नंबर्स ए बी बी सी ए सी ऐसे इक्वेशंस में घूम जाए ना, कि दो दो इकट्ठे करके इक्वेशंस बनी हो, इन तीनों को क्या करना चाहिए? एड ऑल थ्री, राइट। लिखो एड ऑल थ्री, इन तीनों को ऐड करोगे तो देखो दो बार एक्स आएगा, दो बार y आएगा और दो बार z आएगा। तो 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड इज 30। तो आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड कितना बन जाएगा? 15। स्टार्टिंग कहाँ से की थी हमने, कुछ भी बताओ? स्टार्टिंग हमने इस क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से किया था? पहला रूल जो मैंने यूज किया था, एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, वेरी गुड, हाँ जी। उसके बाद हमने उस इक्वल पोर्शंस को, मिड पॉइंट नहीं लेना है, उसके बाद मैंने इक्वल पोर्शंस को, जो इक्वल लगे साथ साथ वाले, उनको एक्स वाई जेड ले लिया, इन तीनों को ऐड किया। उसके बाद फाइनली हमने क्या किया है? एडिंग ऑल द थ्री। तुम्हारा ठीक था ना ये?
नहीं किया था सॉल्व, चलो एडिंग ऑल थ्री x प्लस वाई प्लस जेड। अब इसके बाद क्या होता है, आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू है 8, तो z कितना हो जाएगा 7। तीनों को मिलाकर सम 15 है, एक्स वाई को मिलाकर सम 8 है, तो z की वैल्यू होगी 7। दर्पण क्लियर हो गया। x प्लस जेड अगर 12 है तो y कितना हो जाएगा 3, और y प्लस जेड अगर 10 है तो x कितना हो जाएगा 5। बात समझ में आ गई बच्चे सबको। पर एक चीज इसमें और ध्यान रखने वाली बात है, उसने पूछा है एडी कितना है और बीई और सी एफ। सो आई 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 रियलाइज, मतलब शायद ऐसा हो जिसने एक्स वाई जेड करके छोड़ दिया हो। सबने लिखा है, जिसने भी आंसर सॉल्व किया तो लिखा है एडी कितनी लेंथ हुई एडी की, एडी इज जेड तो 7 सेंटीमीटर। बीई तो मैंने लिया था, ये ई है ना, बाय बीसी को एसी को एट एस, ठीक है ना, गलत लिया ना मैंने यहाँ पर, ये वाला आएगा। डीसी पर लिया है ई, ठीक है, और यहाँ पर लिया है, और ये लिया है, ठीक है। सो एडी विल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, राइट। बीई किसके इक्वल होगा 5 सेंटीमीटर, और सी एफ किसके इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करो। सही था। सेकंड आई हैव नो इश्यूज विद एनीवन, जिसने भी सॉल्व किया है उसने ठीक किया है, मतलब ऑलमोस्ट सबने किया है। कोई है बच्चा जिसने नहीं किया, तुमने तो क्लास में अटेंड की हुई ना। अब कल से आकर ना सर्कल्स का एक एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना शुरू करते साथ साथ, राइट। तो दिस इज 4 सेंटीमीटर, वही इसमें अब क्या लगता है कौन सा रूल यूज होगा, किसका नहीं ठीक था ये क्वेश्चन। सेकंड, थर्ड मैं करवाती हूँ, सेकंड किसने नहीं किया हुआ, सबका है, किया था। अच्छा पेरीमीटर, पेरीमीटर नहीं निकाला था, साइड्स निकाला, ऐसे ही, पता नहीं, ठीक है। तो इसमें हम क्या फिर से यूज करेंगे, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। ये 4 हो गया, ये 6 हो गया। ये अगर आएगा सच में कह रही हूँ 1 मार्क में आएगा, बट वो 1 मार्क के लिए दिमाग में रीजनिंग होनी चाहिए, उसके लिए हमें लिखना जरूरी होता है, इसलिए 2 मार्क्स में दिया था। 1 मार्क्स में देती तो आप सोच कर लिखे ना लिखे, 2 मार्क्स में पता लिखना ही होगा, ठीक है। तो इसलिए दिया था पेरीमीटर आपको क्या करना है, 4 मतलब 4 3 5 और 6 से नंबर दिए थे, 4 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6, इनको डबल करना है। बट यहाँ पर पी मिड पॉइंट नहीं बना ए बी का, बात समझने की कोशिश करना। P इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, Q इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है। हमारी टेंजेंट्स इक्वल है, तो ये वाला पोर्शन इसके इक्वल हुआ है, ये नहीं हुआ कि Q मिड पॉइंट बन गया बीसी का। क्लियर हो गई बात है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसको मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था जब भी आपको सॉल्व करवाया था, मतलब मुझे लगता नहीं किसी ने सॉल्व किया, एक बच्चे ने सॉल्व किया, किसने सॉल्व किया, तो बाद में दीप्ति ने किया, विस्मीत का भी हुआ, ठीक। इसमें ना एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, तो हमने पाइथागोरस लगा दी। पाइथागोरस के बाद एक ही रूल, देखो गिनकर 2 रूल तो दिए हुए हैं आपको टेंजेंट्स में। सर्कल्स के चैप्टर में ना 9th वाली क्लास में थे 5-6 इतने सारे, हर चैप्टर में नया रूल है ना, और क्या यूज करेंगे पता नहीं। लेकिन आपके 10th के सर्कल्स में ले देकर 2 ही थ्योरम्स मेनली यूज होती है। पहली वाली रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दूसरा टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो जब भी सर्कल अंदर हो ना किसी फिगर के, तो मान लेना कौन सा यूज होगा, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, वो भी यूज होगा, वो ही मेन यूज होगा। तो आपको एक लाइन दी हुई है यहाँ पर, ए बी एस, ध्यान हुआ था ये क्वेश्चन सॉल्व। बीसी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, मुझे पूरा पेपर तुम्हारा कल तो स्पेसिफिकली चाहिए ही चाहिए।
बहुत गंदा पेपर किया तुमने। मतलब तुम कहते हो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ और होता था तुम्हारे पेपर में। इस बार तुमने कहा है नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मतलब नहीं पढ़ा हुआ तुमने जाके। कंफ्यूजिंग है। कर कर आ, और अगर आ सकते हो तो एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर आता, ठीक है। अब ये पॉइंट स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किए। रेडियस ऑफ इन सर्कल निकालना है। ये परपेंडिकुलर क्यों होगा, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इसलिए रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर इसलिए, ठीक है। और ये भी परपेंडिकुलर है, जैसे ये एफ को हमने ज्वाइन कर दिया। थोड़ा सा मैंने फिगर, माय फिगर इज नॉट ड्रॉन एज पर स्केल, सो काइंडली एडजस्ट अकॉर्डिंगली। सर्कल को थोड़ा सा ठीक से देख लेना, ठीक है। तो ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई, ये भी रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई, ये भी एंगल 90 है। तीन एंगल 90 तो चौथा भी 90 होगा। तो हमारी ये वाली जो फिगर है वो क्या, एक बार सब देख लो उसके बाद चाहे लिख लेना। ये जो फिगर है ये क्या बन जाएगी, छोटी सी फिगर है, ये स्क्वायर बन जाएगी। ये स्क्वायर हमारे लिए पता क्यों जरूरी है निकालना, इसलिए कि ये वाली भी साइड आर है, ये भी साइड आर। हमारे जो ट्रायंगल की साइज है ना वो रेडियस की टर्म में आ जाएगी, इसलिए वो स्क्वायर निकालना जरूरी है, ठीक है। फिर हमने कहा टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। तो ये जो ए एफ की लेंथ है ये कितनी होगी, पूरा ए बी कितना था 6, बी एफ कितना है आर, तो ए एफ कितना हो गया 6 - आर। तो यहाँ से ए ई कितना आ गया 6 - आर। पूरा 8 है, बी डी आर है, तो ये कितना हो गया 8 - आर, और ये भी कितना हो गया 8 - आर। बहुत इजी सी चीज थी ये, इतना इजी क्वेश्चन है ना ये, उतना ही आपने इसे कॉम्प्लिकेट कर दिया। आपने पहले तो साइड्स में ना टेंजेंट्स की वैल्यू निकालकर उसको स्प्लिट कर देना है साइड को। कोशिश करना है एक वेरिएबल ले, दो वेरिएबल ना लिए जाए, और एक ही वेरिएबल आएगा मैक्सिमम। अब बताओ क्या एसी की लेंथ निकल सकती है आपसे। ट्राइंगल के बारे में क्या मेंशन किया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्या एसी की लेंथ आ सकती है, 6 8 10 दिया हुआ है, क्या एसी की लेंथ आएगी 6 8। तो एसी कितना हो गया, अब आपने एसी को दो पार्ट्स में स्प्लिट किया हुआ है, एई प्लस ईसी। एई को कितना लिखा हुआ है और ईसी को कितना लिखा है, हो गया सॉल्व। दिस वाज व्हाट वाज रिक्वायर्ड। जितना मर्जी लंबा करता रहो, जितना मर्जी लंबा करते रहो, ठीक है। जब आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया है तो हमेशा हाइपोटेन्यूज। ना मैंने आपको पेपर में भी दिया था, और वो प्रूव में ना एक बार किसी पेपर में आया भी हुआ है, a+b - c/2, where c is the hypotenuse। समझ में आ गया, इन सर्कल की रेडियस इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। असाइनमेंट में क्वेश्चन स्पेसिफिकली दिया था, और दिया भी इसलिए था, मैं करवाती नहीं हूँ फॉर्मूला वाले ऐसे क्वेश्चन किए तो हो ही जाएंगे जब आपने क्वेश्चन किया, बट आई सॉ इन वन ऑफ द एग्जाम्स, टर्म एग्जाम्स में, जो दिसंबर टेस्ट में ऐसा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। जब भी मैंने कहा था नंबर्स आर गिवन टू यू 12 5 3 4, जरूरी क्या है, अगर 12 5, देखो ट्रिपलेट जो होता है ना वो होता है 12 5 13। ट्रिपलेट जो होता है वो होता है 3 4 5। ट्रिपलेट जो होता है वो है 6 8 10। जिसमें ये नंबर 3 5 10 अगर ये ट्रिपलेट की फॉर्म में दिए हुए हैं, अगर ये तीन साइड्स ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है, तो लार्जेस्ट नंबर शुड फॉर्म द। समझ में आ गया। तो आपके लिए बहुत जरूरी है ये देखना कि ये ट्राइंगल की साइड दी हुई है वैसे कि नहीं। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, टेंजेंट पी क्यू एट पी। तो पी से टेंजेंट ड्रॉ की गई है।
अपनी सिर्फ हिंदी को, अपनी सिर्फ मैथ्स को ना जो इंग्लिश में लिखी हुई है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना। सेंटर दिया हुआ है ओ, ठीक है, और पी क्यू दिया हुआ तो एक एक्सटर्नल पॉइंट क्यू हो गया। अब ओ क्यू की लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर और रेडियस दी हुई है, तो ऑफकोर्स मैंने यही वाली रेडियस बनानी है 5 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पर बनाकर क्या कर लूंगी, रेडियस को क्या उखाड़ लूंगी, यहाँ बनाऊंगी, यहाँ भी बना सकती हूँ। क्या होगा फायदा, क्या है, जहाँ पे टेंजेंट का पॉइंट दिया हुआ है उसी को ज्वाइन करना है ना। मैथ्स होता है ना, ये वाला लॉजिक मानता है मैथ्स। मैथ्स कहता है यहाँ पे तो रेडियस तो कहीं भी बना सकते हो, लेकिन फायदा क्या है बनाने का, है ना। अगर यहाँ से स्कूल जाना है, आपको अपने स्कूल जाना है, आपको नहीं, मैं उस फ्रेंड के घर चली जाती हूँ या घर जाती हूँ, तो फायदा क्या है वहां जाने का, तो आपको पिक करना है, डायरेक्टली स्कूल पहुंचोगे। बात समझ में आई। मैथ्स में वही लॉजिक होता है कि आप रेडियस को कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आपको सबसे बड़ा एडवांटेज कहाँ मिलेगा, जब आप इस पी पॉइंट पर करोगे, क्योंकि हमें एक रूल याद किया गया है, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। फिर जब मैंने आपको करवाया था ना ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, हाइपोटेन्यूज, इसका रीजन ही यही था कि जब हम ट्रायंगल ऐसा बनाते हैं ना, तो हमें पता नहीं होता कि कौन सी साइड ऑपोजिट है। जब आप बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज करते हो, so it's difficult for you to understand, it becomes difficult for you to comprehend। हम क्या करते हैं, 5 दे दिया, ये 12 दे दिया, बस ये 13 हो गया। बात समझ में आ गई। ये 13 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ओ क्यू क्या दिया हुआ है इस पे, राइट एंगल देखा करो, राइट एंगल की ऑपोजिट साइड इज द हाइपोटेन्यूज। बात समझ में आई। राइट एंगल के ऑपोजिट साइड विल बी द हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारे पास आ गया हाइपोटेन्यूज 12, तो पी क्यू विल बी 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर का अंडर रूट, बुक का क्वेश्चन है ये, स्क्वायर रूट ऑफ 109 सेंटीमीटर। अच्छा, वन थिंग आई नोटिस, किसी में से एक बच्चे ने सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ, बाकी सब ने लिखा हुआ है, मतलब कटेगा। अगर तो एमसीक्यू में नहीं कटेगा, पर अगर तुम्हारा ये केस स्टडी में आ गया, ठीक है, किसी एक बच्चे ने लिखा था, बाकी सब में मतलब आई स्पेसिफिकली चेक फॉर यूनिट्स लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। कोई है और तो बता दो। नहीं है ना, बस एक ही है वो, तुमने भी नहीं लिखा हुआ, तुम्हारा चेक ही नहीं किया ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक सबका सही था, बुक का क्वेश्चन है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल लिख लिया था सबने ये, ठीक है। दो कॉन्सेंट्रिक में ना सबसे बड़ी मतलब मुझे जो प्रॉब्लम लगी वो यही, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड नहीं लिखा हुआ। कैलकुलेशन सबने कर ली, चांसेस अगर इस क्वेश्चन के आने के हैं तो ये फुल लेंथ में ही आएगा, मतलब 2 मार्क्स में आएगा। ये कॉर्ड दिया हुआ है, इट्स टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट पी ले लिया, ओपी छोटी रेडियस हो गई, ओ ए बड़ी रेडियस हो गई, ये दे दिया आपको 5 सेंटीमीटर, ये दे दिया 3 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। आपने परपेंडिकुलर लिखा, इसको 4 निकाल लिया, बिल्कुल सही है। बस जब आपने ए बी को 8 कहा ना, और जब मैंने स्पेसिफिकली 2 मार्क्स का दिया हुआ है, तो आपने लिखना है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मैंने आधा नंबर काटा है, सच में कह रही हूँ, टीचर्स को एक एक नंबर काटनी है। एक काटता है, कुछ और भी होगा। पाइथागोरस नहीं लिखा, मैं कहता हूँ मेरे जेब से नंबर नहीं जा रहे हैं, मैं दे देती हूँ आराम से, है ना। मेरे जेब से नहीं जा रहे हैं, सच में, आई एम नॉट स्पेंडिंग मनी, है ना। पेन भी मेरा कोई फालतू लिख नहीं रहा है, अगर मेरे को एक नंबर एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, 2 लिख रही हूँ उसको 3 बना दिया, तो मेरे पेन की कोई इंक खत्म नहीं होती। कटेंगे जहां नंबर कटते हैं वहां कट ही रहे हैं, और वो फाइनल से कटेंगे। मैं यहाँ पे आपको हाफ दे भी दूंगी। क्या नंबर काटा है ना, हाँ 1.5 नंबर दे दिया। मैं कुछ नहीं आता, कुछ तो आता है पेपर में, उससे बाकी कोई पेपर अटेम्प्ट नहीं किया तुम्हारा। मैं कंसिडरेशन में मार्क्स की वजह से नहीं ले रही थी, तुमने कहा हुआ कि सर्कस नहीं अटेंड किया हुआ। समझ में आ गया। तो वी हैव टू राइट परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर फिर भी किसी को मुश्किल आ गया तो बता लिख लेना, मतलब देख लेना, अगर किसी ने नहीं सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 6 में आई हैड ओवरऑल नो इशू, सबने जिसने भी सॉल्व किया है ना उन्होंने सही लिखा हुआ है। मतलब वो एक बात आपने अच्छे से सुनी थी, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब करना है, ठीक है। तो सर्कल अंदर है कि बाहर है। अच्छा, बाहर कौन सी फिगर होगी, दो चीजें हैं, पैरेललोग्राम एंड सर्कल। तो सर्कल, द पैरेललोग्राम इज सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल, आउटर बाउंड्री में कौन सा होगा, पैरेललोग्राम, ठीक है ना। तो ये सर्कल कुछ ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया।
तो इसको ले लिया ABCD प्लस आपने पॉइंट्स लिए PQRNS। कौन सा रूल यूज होता है इसमें करण? पॉइंट विद द सर्कल आर इक्वल, राइट। तो आपने लिया AP इज इक्वल टू AS, बिल्कुल सही तरह से आपने इसमें लिखा है। AP के साथ BP लिखा है, जिसने भी लिखा है ना मतलब सही लिखा है। नेवर फाउंड एन इशू कि इसको आपने सही नहीं लिखा होगा। चलो ये बात तो समझ में आ गई हमें, ठीक है। उसके बाद आपने ऐड किया, तो आई थिंक सानवी तुमने इस बार में कैसे छोड़ दिया? AB प्लस CD इज इक्वल टू AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये आ गया था। इसके बाद क्या करना था? ऑपोजिट साइड आर इक्वल, किसी ने यहीं पर छोड़ दिया और उसको आगे नहीं पूछा, देखो इसको रोम्बस लिख दिया है। कोई होगा कोई, ठीक है। तो यहाँ पर ना आपने लिखना है कि वी नो AB इज इक्वल टू CD, AD इज इक्वल टू BC। ये क्या है? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। therefore 2 times AB is equal to 2 times AD या AB is equal to AD। यहाँ पर ना एक नंबर वाली वो लाइन जरूर लिखना। A parallelogram with adjacent sides equal is a rhombus। या since adjacent sides are equal therefore ABCD is a rhombus। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। ABCD is a rhombus। आपने रीजन लिखना है। ये मान लेना क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, फाइनल्स में भी, आपके टर्म पेपर में भी, और ये लाइन लिखनी जरूरी है। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, therefore ABCD is a rhombus। इसके बाद तीनों क्वेश्चन, तो इसके बाद सारे क्वेश्चन हैं बुक के थे, लिख लिया इतना आपने। इसमें से जरूरी चीज जो मैं आपको करवाऊंगी, आहिल आपने ना क्वेश्चन नंबर 9 में POQ को स्ट्रेट लाइन लिखा है। अगर तो स्कूल में करवाया था वेल एंड गुड। यहाँ पर ना POQ को स्ट्रेट लाइन लिखकर यहाँ पर आपने इसको ऐसे एड ऑल द 4 एंगल्स। यहाँ पे बस ये देना POQ स्ट्रेट लाइन क्यों है, बिकॉज आपकी ये वाली टेंजेंट्स पैरेलल है। तो दो पैरेलल टेंजेंट्स को जब आपने OP और OQ को ज्वाइन किया तो वो डायमीटर ही होगी, ये लिख देना, ठीक है। उसके लिए लाइन पूरी, लाइन क्या लिखी है? ये वाली, the sides of quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। ये लिख लो, जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑलमोस्ट आई थिंक मुझे लगा नहीं किसी ने भी कोई गलत लिखा है। किसी का अगर किया हुआ है सॉल्व, उसमें कुछ इश्यूज हैं तो बता सकते हो, अगर पूरा तो पूरा गलत है, ठीक है। तो हमने, अच्छा किसी ने लिखा था एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल है, एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ये हुआ था सॉल्व। यहाँ पर आपने करना क्या है, ओ पॉइंट को सभी वर्टिसेस से कंस्ट्रक्शन में, ये तो आपका कंस्ट्रक्शन पहले ही होगा क्योंकि हमें प्रूव करना है एंगल AOB प्लस एंगल COD इज 180, एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज 180, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। फिर हमारी कंस्ट्रक्शन है कि हमने ये जो पॉइंट लिए हैं DE, नॉट D, PQRS ले लो। यहाँ से आ गया ये P, ये Q और ये R एंड S। ज्वाइन OP, OQ, OR एंड OS, इन चारों को ज्वाइन कर लिया हमने, ठीक है। मैंने आपको कहा था कोई भी दो ट्रायंगल उठा लो जिसमें टेंजेंट बनती हो, DR और DS। एडजेसेंट टेंजेंट हुई ना, तो मैंने लिया ट्रायंगल DOR कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOS। प्रूव करना आसान है, SSS से हो जाता है। DO इज इक्वल टू DO, DS इज इक्वल टू DR एंड OR इज इक्वल टू OS। OR और OS क्या बनते हैं? रेडियाई। DS DR टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, और DO कॉमन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका बस इतना लेने का रूल है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। जिसमें CPCT ने लिखा उसके भी मार्क्स कट हुए। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्लियर हो गया इतना। अब ऐसे ही यहाँ से सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू 6 इक्वल टू 8।
एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल 3 इज इक्वल टू 4। तुम लोगों ने अपने म्यूजिक क्लास जाना है, निखिल को बोल दो जाना नहीं, तुम्हें छोड़कर आके 7 बजे जाए। एंगल 1 इक्वल टू 2, एंगल 3 इक्वल टू 4, 5 इक्वल टू 6, 7 इक्वल टू 8। ठीक है, अब आपने क्या किया, इन सब सारों को ऐड किया तो कंप्लीट एंगल है। किसने लिखा था एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, उसको नहीं यूज कर रहे हो आपने। इन चारों इन 8 एंगल्स को जब ऐड किया, द रीजन इज बिकॉज दे आर अराउंड द पॉइंट, सो एक कंप्लीट एंगल बन गया। तो आंसर सॉल्व हो गया ये। इसको लिखोगे 360। फिर आपने देखना है कि अगर आपने एंगल 1 और 3 को रखना है तो 1 और 3 रखो, 7 और 6 रखो, 2, 4, 5 एंड 8, इनको हमने क्या कर दिया, रिप्लेस। बात समझ में आ गया। तो उसके बाद जब नंबर्स के बाद भी ना नाम लिखने एंगल्स के, एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी इफ यू आर डूइंग 1, 3 एंड 7, 6, एंगल के नाम लिखने हैं। और एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी इज 180 डिग्री। क्लियर हो गई बात ये। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्टली सही था। क्या हो गया, क्या बोल रहे हो, पता क्या है, तुम यहाँ साइड बैठो, मैं इग्नोर कर रही हूँ, सच में कह रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दो चीजें जरूरी है जो so we take any point Q such that QP is perpendicular to AB. Q other than O. Any point Q other than O such that QP is perpendicular to AB, और QP को हमने ज्वाइन कर दिया। इतना क्लियर हो गया सबको। फिर आपको पता है OP is perpendicular to AP और एंगल OPB is 90 डिग्री, और ऐसे ही आपने कहा एंगल QPB is 90 डिग्री। ये आपका है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, और ये है बाय कंस्ट्रक्शन। प्रूव आप कर रहे हो कि अगर आपने, एक तो होता है कि मैंने सेंटर को और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पे राइट एंगल बनेगा। दूसरी चीज मैं कह रही हूँ कि मैंने अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया तो वो सेंटर से पास करेगा। तो मैंने कहा लेट मी टेक अनदर पॉइंट Q विच इज नॉट द सेंटर, सेंटर के अलावा कहीं भी कोई पॉइंट Q लेती हूँ और कहती हूँ वहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। बात समझ में आ गई। मैंने कहा एंगल QPB जो है वो 90 डिग्री है, और आप कहते हो हमें तो ये भी कहा गया है कि एंगल OPB 90 है। बिल्कुल सही बात है। तो QPB जो है वो इन दोनों के समेशन से बना है, तो इससे मेरे पास क्या रहेगा, एंगल QPO इज 0 डिग्री। जो मुझे इशू दिखा था पेपर में, एक तो ये वाला एंगल Q90 है, ये बाय कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे रेडियस एंड टेंजेंट का परपेंडिकुलर नहीं आएगा। समझ में आ गया, ये हमने assumption ली है, वो रीजन लिखेंगे। तो जब आपने लिखा कि ये एंगल 0 डिग्री आ गया, उसके बाद लिखेंगे therefore points O and Q coincide are the same। ये लिखना जरूरी है, therefore O and Q coincide, that means if we draw perpendicular at the point of contact it will pass through the center। क्लियर हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी ऑलमोस्ट सही था। यहाँ पर कोई इशू है किसी को क्वेश्चन 9 में, किसी से नहीं सॉल्व हुआ? क्वेश्चन 9 अगर किसी से नहीं सॉल्व हुआ तो बताओ मुझे, क्योंकि ऑलमोस्ट सबका सही था। ये हो गया था ये, तो बोलो कर लिया। हाँ, अगर स्कूल में भी लिख पाया ना तो आई विल सजेस्ट, अगर स्कूल में तुमने लिखवाया ना, आई विल स्टिल सजेस्ट लिख लो कि वाई पीओ क्यू इज द स्ट्रेट लाइन। दो पैरेलल टेंजेंट्स है, उनको जब ड्रॉ करते हैं उनके जो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं वो डायमीटर होता है। ठीक है ना, इसी को लिख देना। अब करवाती हूँ क्वेश्चन नंबर 10। 9th हो गया सबका। अगर देखो मैंने जो करवाया ना क्वेश्चन नंबर 9th में ना, मैंने पैरेलल लाइन यूज किया था
मैंने क्या किया था, मैंने जो आपको सिस्टम करवाया था कि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दो और ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ले लो, ठीक है। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ले लिया। मैंने ये दो चीजें करवाई थी। फिर मैंने कहा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये को-इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। समझ में आ गया? अगर ये को-इंटीरियर है, इनका सम क्या है 180 डिग्री। 1 को 2 से रिप्लेस किया, 3 से रिप्लेस किया, तो आपके पास बन जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 है 90 डिग्री। एक ट्राइंगल में जो कि है AOB, एक ट्राइंगल AOB जिसमें आपने एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 कर दिया, तो जो थर्ड एंगल बना वो क्या होगा 90, और हमें यही प्रूव करना है। सीधा सा प्रूफ है। लेकिन ये भी तो है ना कि जैसे मैंने ये एंगल दो कॉन्ग्रुएंट लिए हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स में आई कैन टेक दीस टू एंगल्स आल्सो, इसमें भी तो इक्वल है, ये भी इक्वल है। तो बस आपको ये साथ में प्रूव करना होगा POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि पैरेलल टेंजेंट्स है, पैरेलल टेंजेंट्स के एंड पॉइंट्स पर, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट पर को ज्वाइन करते हैं तो डायमीटर ही आती है। POQ स्ट्रेट लाइन होगा, सेंटर से पास करेगा। वो आपको अलग से थोड़ा सा लिखकर प्रूव करना होगा। समझ में आ गई बात? ये अब सेकंड, किसी ने ना यहाँ पर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके कहा AO इज इक्वल टू OB बिकॉज दे आर द रेडियस। फिगर को समझो, ये रेडियस नहीं है। इन दो ट्राइंगल्स को कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं करना, टेंजेंट्स के हिसाब लेकर चलना है। टेंजेंट्स के साथ जो दो ट्राइंगल बनेंगे हमेशा उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमें करना है, किसी ने भी नहीं किया तो आई वांट दिस क्वेश्चन टू बी सॉल्व एटलीस्ट 2 टाइम्स। बाकी जितनी मर्जी बार करके आओ। हाँ पूरा सही है। हाँ हाँ ठीक है, तेरा सही है। कैसे करके लाया ना उसने, यहाँ बैठ कर किया है। आता तो अच्छी बात है, पर यहाँ बैठ के करने का फायदा होता है ना, पेपर तो घर जाके सॉल्व कर लेना बोर्ड का, और जो पेपर करके आओगे उसका फायदा है। पता क्या होता है, सीरियसली आई टेल यू, पेपर देख रहे आते हो मुंह से बाहर निकलते हो, शिट ये तो ऐसे सॉल्व करना था, इसका तो आंसर ये था। वो जो एक रिग्रेट होता है ना कि वहां कर देते 1 नंबर बढ़ जाता, 2 नंबर वहां कर देते। सच में घर का परफॉर्मेंस नहीं है, यहाँ बैठकर टेस्ट लेना, गिवन टाइम में सब बैठे हो, सब बोल रहे हो, मैं बोल रही हूँ बीच में, है ना। तब उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन करके काम करके जो मार्क्स आते हैं वही सही होता है। राइट, आता तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी 2 बार करके आना। ठीक है, चलो पढ़ लो, ठीक है ना। दिस इज दैट टाइम ऑफ द ईयर जब पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करता। फेस्टिवल सीजन होता है ना ये, सीरियसली। और मेरा सबसे बड़ा एम होता है यहाँ पर कि पहले सिलेबस कंप्लीट करवाऊं, उसके बाद ना नवंबर पूरा ले लो, उसमें छुट्टी भी ले सकते हैं, रिविजन भी हो जाएंगी। देखो इस क्वेश्चन में ना सबसे बड़ी चीज जो पहले आपको करनी है, स्टेप बाय स्टेप लिखो। मैं पूरा सॉल्व नहीं करवाऊंगी, स्टेप्स लिखवा रही हूँ जो आपको अच्छा मारना है स्टेप्स का। पहली चीज आप इसमें लिखोगे ट्राइंगल OPT इज कॉन्ग्रुएंट, मतलब पहला जो आपने प्रूव करना है, OPT इज कॉन्ग्रुएंट टू OQT। अब देखो कि इन्हें कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, इसको ओरली करना होता है। जब आप रिविजन करोगे ना मैथ्स के लिए, नहीं कह रही हूँ कि मेरे को पेपर में ऐसे सॉल्व करके देना, जब आप घर पे रिविजन करते हो, 4-5 बार इस क्वेश्चन को लिख चुके हो, फाइनल पेपर है, कल पेपर है, इस चैप्टर को रिवाइज करना है, तो हाउ विल यू रिवाइज योर फर्स्ट मेन हाइलाइटेड पॉइंट। हिस्ट्री में होता है ना, हेडिंग्स भी याद करते हैं ना हिस्ट्री में हेडिंग्स याद, फिजिक्स में हेडिंग्स करते हैं, तो हम लिख लेंगे, करते हैं ना ये सब चीजें। तो वही मैथ्स में है, हमारी पहली हेडिंग है दैट आई हैव टू प्रूव OPT इज कॉन्ग्रुएंट टू OQT। अब आप देखो क्या आप इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो, कैसे? OP is equal to OQ, radius, TP is equal to TQ, distance from external, OT is equal to OT। तो आपने अपने मन में ऐसे इसको कहा कि मैंने इसको SSS के साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया। समझ में आ गया? इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद मेरे पास ये आया कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट मैंने क्यों प्रूव किया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 CPCT, मेरा मतलब उससे हाईलाइटेड उसका बीच का अंदर का मैटर, जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड मुझे लिखना था वो ये है। ठीक है, अब इसका सेकंड हाईलाइटेड है, सेकंड मेन हेडिंग है ट्रायंगल PRT इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QRT। मैंने 5 मार्क्स में तभी दिया था कि ये सारी चीजें लिखकर दिखाओ,
और जिसने ये दो चीजें लिखी है ना उनको 2 मार्क्स तो दिए ही है, 2 से कम मैंने दिया ही नहीं है। जिसने ये 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दिए उसके बाद जो मर्जी करते रहे उसको नहीं, पर अगर ये 2 चीजें लिखी है तो आप गिवन यू 2 मार्क्स, राइट। सो पीआरटी और क्यूआरटी कॉन्ग्रुएंट कर दोगे, वही टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एंगल 1 एंगल 2, टीआर टीआर कॉमन, 3 चीजें समझ में आ गई। और उससे मेरे पास क्या आया कि पी आर इज इक्वल टू क्यू आर एंड, और जो एंगल आर है ये वाला एंगल आर वो 90 डिग्री। बस ये 2 चीजें करने के लिए ना मुझे ये 2 स्टेप हाईलाइट करने होंगे, इसके बाद ये न्यूमेरिकल में, इसके बाद इसमें कुछ और प्रूव नहीं करना। पहले ये हाईलाइटेड पॉइंट्स लिखो कि जब भी ये क्वेश्चन आएगा, और हाई चांसेस है 5 मार्क्स में आ जाएगी, ठीक है। तो पहले आपको जो रेडियस के साथ और टेंजेंट के साथ ट्रायंगल बना है उन्हें कॉन्ग्रुएंट करना है। उसके बाद रेडियस और जो एक कॉर्ड के साथ, सॉरी टेंजेंट और कॉर्ड के साथ ट्रायंगल बना है उसे कॉन्ग्रुएंट करना है। समझ में आ गया। और वो इसलिए कि ये सारा काम झाम जो हमने किया वो सिर्फ इसलिए कि आर मिड पॉइंट है और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। उसके बाद रेस्ट इज ऑल सॉल्विंग। ये दोनों एंगल्स इक्वल हुए, ये वाला और ये वाला, क्योंकि मैंने ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दिए, लीनियर कर दिया 90, ठीक है। ये तो बुक का लिखा हुआ है ना, कर सकते हैं अभी। जो बुक में लाइन लिखी है आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसका एंगल बाइसेक्टर है, बुक में लिखा हुआ दैट्स फाइन। अगर एनसीईआरटी, अगर आप टीचर से भी पूछ लो कि अगर वो मार्क्स नहीं काटेंगे तो, पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ तो मतलब नंबर नहीं कटेंगे। वो रट्टा मार सकते हो तो अच्छी बात है, पर समझ नहीं आता क्यों हो गया, ऐसा कैसे हो गया, तो उसके लिए ये रीजन। अब इसके बाद क्या करना है हमने, मैंने आपको कहा था यहाँ पे 3 राइट ट्रायंगल्स बनेंगे। एक ट्रायंगल है आपके पास, लिखो पी आर टी, और एक ट्रायंगल है ओ आर पी, और तीसरा वाला ट्रायंगल कौन सा है, तीसरा राइट ट्रायंगल कौन सा है। 2 तो मैंने बता दिया आपको जो साथ साथ है, ओ पी टी। अब मुझे ये मत कहना मैम पी आर टी है तो यहाँ पे क्यू आर टी भी है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दोनों में से कोई भी ले लो। समझ में आ गया। और आई एम आस्किंग यू, 3 डिफरेंट राइट ट्रायंगल्स बने हैं, उन तीनों को मैंने मार्क कर लिया। मतलब अब मेरा नेक्स्ट हाईलाइटेड पॉइंट क्या है कि जो 3 डिफरेंट राइट ट्रायंगल्स है मैंने उन्हें ले लिया, ठीक है। सिमिलैरिटी से भी होता है पर वो कभी बाद में करेंगे। अभी जो सिंपल सा सोचने वाला नजर नहीं होगा, राइट ट्रायंगल लेना है, और इन तीनों में जो ओपी दिया हुआ है वो है 5, राइट। व्हाट अबाउट पी आर, ओपी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, पी आर कितना दिया हुआ है, हमने मिड पॉइंट प्रूव किया आर को, वो किस लिए, तो पी आर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, और इससे ओआर की लेंथ आ जाएगी। हाँ जी, ठीक, ओआर विल बी 3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब ये मैंने क्यों लिया, यहाँ पे राइट ट्रायंगल है, इसकी ऑपोजिट जो साइड है दैट इज द हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर, दैट्स व्हाई आई अप्लाइड 3 4 5 वाला फॉर्मूला। समझ में आ गया। यहाँ पे कैलकुलेशंस को 4 से अपने इतना मत लिखना, यहाँ पे लिख देना बाय पाइथागोरस ओपी स्क्वायर इज ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। क्लियर हो गया इतना। तो आपके पास ये ओ आर 3 आ गया। अब आ जाओ, ओटी हमें दिया हुआ है एज, कितना दिया है ओटी, 12 या 13, नहीं ओटी दिया नहीं हुआ। सो लेट मी टेक ओटी एज y सेंटीमीटर, ओ आर आपके पास है 3 सेंटीमीटर, तो मैंने आर टी ले लिया बाय माइनस 3। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसमें, हाँ किसको, आरटी को y+2, इसमें ले लो टी आर को, ठीक है। देखो टी आर एज वाई, माइनस की जगह हो जाएगा प्लस हो जाएगा डायरेक्टली, टी आर एज वाई सेंटीमीटर, ओ आर इज 3 सेंटीमीटर, राइट। और टी पी लगाना है, उसको ले लिया x सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल मैं यूज कर चुकी हूँ। पी आर टी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे,
ध्यान से लिखो, क्या कर रहे हो, दोबारा कर, दोबारा से लिख, अभी तो नहीं बैठ के लिखा ना। घर पे करके लाया अभी किया, असाइनमेंट दी हुई है ना मैंने सर्कल की, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर। तो बाकी लेने से अच्छा है ना ऐसे बैठे हैं कि हम सो जाए कभी भी, उससे अच्छा है दूसरा क्वेश्चन सच में सॉल्व करो, टाइम मत वेस्ट करो अपना। टी आर स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव वाले क्वेश्चन जो होता है ना वो कर ले, राइट। और ओपीटी अगर हमने ले लिया, सो वी हैव ओपी स्क्वायर प्लस टी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओटी स्क्वायर। अब यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज को पुट कर दो, एक ट्राइंगल लेकर 3 4 5 की फिगर्स आ जाएंगी, बाकी दो से हमें सिर्फ वैल्यूज को पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। टी आर कितना लिया हुआ है 4, आर टी कितना लिया है हमने y, और टी पी कितना है, सॉल्व कर लिया ये? अब ऐसे ही ओपी कितना है 5 स्क्वायर, टी टी इज एक्स स्क्वायर, एंड ओ टी हमने लिखा है तो y प्लस 3 का होल। अभी हमारी दो मेजर इक्वेशन है, सो आई टेक द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर लिया, 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 3 का होल। समझ में आ गया, लीनियर इक्वेशन बनेगी, y की वैल्यू आएगी, उससे x की वैल्यू निकाल लो, और अगर सिमिलैरिटी से करते हो तो एक स्टेप का आंसर है। सिमिलर ट्रायंगल्स लेते हो, वो कैसे लेंगे, बस वो सिमिलैरिटी लेनी मुश्किल है, उसके बाद कैलकुलेशन कुछ भी नहीं। ठीक है बिल्कुल, वो समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है, मैं भी वही समझाऊंगी, बट आई वांट यू गेट गेट कंफर्टेबल उसमें, थोड़ा क्लैरिटी भी कर लो, थोड़ा इजी हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना? ये क्वेश्चन, ये टेस्ट पेपर ना, कल सच में कह रही हूँ कम से कम मुझे 2 बार चाहिए, ठीक है, सॉल्व किया हुआ, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 2 टाइम्स सॉल्व करो, एंड रेस्ट पेपर, सारा पेपर दोबारा से सॉल्व करके लाना है, कम से कम अपनी मिस्टेक्स तो सॉल्व कर लेना, ठीक है, कल होमवर्क चेक होगा, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन गलत है, जो नहीं सॉल्व हुए या नहीं समझ में आए, या जो कुछ हल्की सी भी गलती है उन्हें दोबारा करना है, सो आई सजेस्ट पूरा टेस्ट पेपर ही दोबारा करके लाना। क्लियर हो गया इतना? और क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये कम से कम 2 बार तो होना चाहिए। क्लियर हो गया इतना? अब मैंने आपको करवाना है ट्रिग्नोमेट्री में, लिख लिया सबने? क्या हो गया, काम करने की जगह सच में कह रही हूँ, अब परेशान मत करो, मैंने बाहर निकालना शुरू कर देना है। ट्रिग्नोमेट्री में जो आपका सीकेंट और टैन वाला क्वेश्चन है, 3 टर्म्स वाला, तुम्हारे कौन से नहीं हुए थे? हाँ जी यार, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेकेंट ए प्लस कॉट। ठीक है, अब सच में कह रही हूँ प्रैक्टिस से मत भागो अपनी, मैथ्स कम है ज्यादा है, जितनी भी है 10th पार तो करनी है हमें, है ना, तो पढ़ना पड़ेगा ही, और इससे लेट तो हम कर भी नहीं सकते कि अब बाद में पढ़ लेंगे, बाद में कर लेंगे, इससे लेट सच में कुछ नहीं कर सकते हो। तो आई सीरियसली वांट सबको, मैं कह रही हूँ, होमवर्क तो रेगुलरली अब मिलना ही है, पर पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए।
इससे लेट सच में पढ़ाई में अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना, कि 2 दिन बाद पढ़ लेंगे, हफ्ते बाद पढ़ लेंगे, दिवाली के बाद पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ पाओगे। कितने मार्क्स का टेस्ट था ये? आज 16 है, 14 को टेस्ट हुआ था। आहिल कितने मार्क्स है? लव्य एब्सेंट। गौतम, धृति कितने मार्क्स है? लव्य, सानवी, विस्मीत 22, आयशा 14। पढ़ना शुरू करते। दर्पण कितने मार्क्स हैं आपके? मैम 20। अबीर, श्रेयांश, आरुष 21। पक्का है ये? ईश्वी एब्सेंट। सिंजन एब्सेंट किया टेस्ट करिए। ईश्वी है ना, हाँ सिंजन 14। गुरलीन 16। राघव एब्सेंट। कनन तो इसमें हमने जब कोसेकेंड में करना है कन्वर्ट तो आई डिवाइड विद साइन, तो इसको साइन से डिवाइड करेंगे। कॉट ए -1 प्लस कोसेकेंट ए, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिया है, नीचे आ जाएगा कॉट ए +1 माइनस कोसेकेंट ए। ठीक हो गया? अब इसमें क्या करना है हमने? कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए इकट्ठा करना है, -1 अलग से, और नीचे की टर्म जैसे है वैसे ही लिखे रखो। अब -1 की जगह मैं क्या लिख दूंगी? कॉट की माइनस कोसेकेंट की, कोसेकेंट माइनस कॉट, कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब मैंने इसका रीजन क्या बताएगा, कौन बताएगा? कोसेकेंट की रेशो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट साइड। कॉट की रेशो क्या होती है? एडजेसेंट बाय ऑपोजिट साइड। कौन सी बड़ी होगी? -1 लिखोगे तो बीच में प्लस लिखना होगा। तो उसके बाद फिर अगर आप यहाँ पे कॉट माइनस कोसेकेंट कर रहे हो, अगर माइनस ले रहे हो तो यहाँ पे प्लस बनाओगे और -1 की जगह लिखो, वो अलग बात है, ठीक है, वो कंफ्यूजिंग वाली बात है। अगर नॉर्मल लिखना है तो सिर्फ 1 को रिप्लेस किया, तो सीकेंड स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखना मत, पेपर में हो सकता है गलत कर दे, कोई दिमाग नहीं लगाने बैठेगा, सच्ची कह रही हूँ। फर्स्ट इंस्टिंक्ट पे ही होगा तो सीकेंड माइनस कॉट गलत लिखना है, फर्स्ट इंस्टिंक्ट है टीचर्स का। और जब पेपर भी चेक करने होते हैं बहुत सारे, ठीक है, तो यहाँ से आ गया कोसेकेंट ए माइनस कॉट, कोसेकेंट ए प्लस कॉट ए, और नीचे पूरी टर्म है कॉट ए +1 माइनस कोसेकेंट, ये टर्म मैंने कॉमन ले ली, ठीक है, कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए कॉमन ले लिया, यहाँ आ जाएगा 1। अब ब्रैकेट के बाद क्या लिखेंगे? माइनस कोसेकेंट प्लस कॉट, और नीचे हमारे पास टर्म है कॉट ए +1 माइनस कोसेकेंट, ये पूरा हमने कैंसिल, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड। तो कल हमारा स्टार्ट हो जाएगा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल प्लस ट्रिग्नोमेट्री की रिवीजन होगी। आपका होमवर्क है ये सर्कल के क्वेश्चन सारे सॉल्व करके लाने हैं जो टेस्ट वाले हैं, प्लस बुक के जो भी क्वेश्चन रहते हैं जो नहीं समझ में आए वो भी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है।